नेक्स्ट आर्टिकल विटामिन B3। अब विटामिन B3, एक दिन आपने विटामिन B12 पढ़ा था, कौन सा ट्रायल था? प्रिया ट्रायल, पुणे बेस्ड स्टडी वहां पे करी गई थी। वैसे विटामिन B3 ये शायद यूपीएससी ना पूछे, पर स्टेट में हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल WBC आपने पढ़ा था, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होंगी? B एंड C, और बाकी A D E K ये सारी कैसी आ जाती हैं? फैट सॉल्युबल। विटामिन B3 अब न्यूज में आ गई है, सिंस इसकी कुछ स्टडीज करी थी, इस वजह से आई थी। तो इसका साइंटिफिक नेम भी याद रख लेना, नाइसिन। जैसे साइनोकोबालामिन किसका था? B12 का, बस वैसे ही इसका नाइसिन आ जाएगा, ठीक है, नाइसिन। अब जितने भी सेल के अंदर रिपेयर होती हैं वहां पे भी विटामिन B3 का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जितनी इंपॉर्टेंस आपने फॉलेट की पढ़ी या फिर साइनोकोबालामिन की पढ़ी, शायद उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो विटामिन है, विटामिन B3, आप डेली खा ही लेते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो वाले फूड सोर्सेस, तो आपको ये बचती है। बाकी देखते हैं स्टडी क्या हुई थी लास्ट में। तो विटामिन B3 इसका साइंटिफिक नेम है नाइसिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और जो बी कॉम्प्लेक्स आप 12 तक पढ़ते हो उसी का एक पार्ट है विटामिन B3। नेचुरली प्रेजेंट होती है बहुत सारी फूड आइटम्स के अंदर, और इवन आज के टाइम पे सप्लीमेंट की फॉर्म में भी अवेलेबल है, और बॉडी इसको स्मॉल अमाउंट में सिंथेसाइज भी करता रहता है। और इसका प्रिकर्सर का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज बनना। तो इनिशियल पॉइंट कहां पे है? तो इसका क्या है? ट्रिप्टोफैन। ये नीट के पेपर में आया था 2013 के पेपर में, ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर करके ऐसे पूछा हुआ था। तो ये अमीनो एसिड है, इसी से ये बनना शुरू होता है। वो आपको याद होगा 3 तरह के आपने आरएनए पढ़े थे, राइबोसोमल, टीआरएनए, एमआरएनए, याद है? वो टीआरएनए ट्रांसपोर्ट का काम करता था, सिर पे क्या लेके आता था? अमीनो एसिड्स। क्लोव शेप थी ना उसकी, इस तरह से ऐसे जैसे बनती हैं, तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड अटैच करके लेके आता है। ये वाला पॉइंट फिर राइबोसोमल आरएनए के पास अटैच होता है। तो मतलब यहाँ पे पहला अमीनो एसिड कौन सा आएगा विटामिन B3 बनाने के लिए? ट्रिप्टोफैन। फिर वो जो अंदर कुक साहब बैठे होते हैं जिसको आरआरएनए बोलते हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बाकी फर्दर नाइसिन की, क्योंकि नाइसिन में सिर्फ ट्रिप्टोफैन नहीं है, इनिशियली आपको ट्रिप्टोफैन चाहिए होता है बनाने को। स्टेट में आ जाते हैं कई बार ऐसे सवाल, आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। केमिकल फॉर्म निकोटिनिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर साइड में दिख जाएगा तो याद नहीं करना है, और नाइसिनामाइड, ये भी इसका स्ट्रक्चर केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा, अगेन याद नहीं करना है, बस नाइसिन याद रह जाए, दैट इज मोर देन इनफ। अब ये को एंजाइम की तरह हेल्प करता है। को एंजाइम जैसे बोलते हैं पायलट के साथ को पायलट, मतलब वो क्या करेंगे? मेन पायलट को हेल्प करेंगे, साथ देंगे ना उसका। तो को एंजाइम का काम क्या होता है? ये छोटे छोटे नॉन प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो बाकी एंजाइम्स को काम करने में हेल्प करते हैं। और फिर इनको कौन बैकिंग प्रोवाइड करता है? तो विटामिन B3। डन। तो को एंजाइम क्या होता है? को पायलट याद रख लेना। तो को पायलट क्या करता है? हेल्प करता है। तो यहाँ पे एंजाइम है और दूसरा को एंजाइम, मेन सीट पे एंजाइम काम कर रहा है, उसको हेल्प कौन कर रहा है? को एंजाइम। और को एंजाइम को वो प्रॉपर्ली बनता रहे उसको कौन हेल्प कर रहा है? बैकएंड पे विटामिन B3। तो याद रखना हमारी बॉडी के अंदर एक NAD और NADP होता है। फुल फॉर्म इसकी याद नहीं करनी है आपने, याद होंगी, आपको कुछ साइकिल्स पढ़ते थे, C3, C4, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, ऐसी साइकिल बनती हैं हमारी बॉडीज के अंदर। वो बनाती क्या है? तो एनर्जी के पैकेट, जिसको क्या बोला जाता है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बस वहीं पे इनका कुछ रोल रहता है, ऐसे याद रख लो अभी के लिए। तो मतलब हमारा जो सेल है वो प्रॉपर्ली काम करता रहे तो विटामिन B3 की प्रेजेंस होना जरूरी है। और ऊपर से बोला वाटर सॉल्युबल, तो आपको डेली चाहिए होगी इनकी इनटेक, क्योंकि यूरिन के साथ ये बाहर भी निकल जाती हैं, ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाती हैं। वहीं पे फैट सॉल्युबल, फैट को निकालते कितना टाइम लग जाता है, तो ऐसी विटामिन जो फैट सॉल्युबल है वो ज्यादा टाइम तक स्टे कर जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। और ये 400 प्लस एंजाइमेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है अपने में ही। और एंजाइम के ऊपर ही तो हमारी बॉडी चल रही है आज के टाइम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम तो काम ही नहीं करेगा अगर एंजाइम नहीं हुए, तो मतलब इंपॉर्टेंट है विटामिन B3। और कोलेस्ट्रॉल और फैट सिंथेसिस में भी हेल्प कर देता है, न्यूट्रिएंट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, DNA की क्रिएशन करना और उसकी रिपेयर भी करना, क्योंकि हम कई बार ज्यादा धूप में चले जाते हैं, या शायद किसी का एक्सरे वगैरह अगर हुआ हो, MRI हुआ हो, आप रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, थोड़ा बहुत डैमेज हमारे जेनेटिक मटेरियल्स पे होता है, तो उसको भी रिपेयर करती है विटामिन B3। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी ये कॉज करता है। कुछ फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, ये बड़े डेंजरस होते हैं, रिएक्टिव होते हैं नेचर में, तो उसको भी मेंटेन करता रहता है। और नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म आपको पता है, जितनी भी रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं वो सभी को बोलोगे मेटाबॉलिज्म, तो उनको भी हेल्प आउट करता है। फूड सोर्सेस, एनिमल सोर्स जैसे रेड मीट, पोल्ट्री, फिश, इनमें से। और प्लांट सोर्स देखोगे तो ब्राउन राइस आ गया, कैरल्स, ब्रेड्स, नट्स, सीड, लेग्यूम, बनाना, तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब गर्मियां आ गई तो बनाना, कईयों को होता है ऐसे
विंटर में बनाना पछता नहीं है तो नहीं आप में से ऐसा कोई है? मैं भी हूँ ऐसे, मेरे को नहीं पछता। तो अब तो मैंने लेसन ले लिया है, सीधी उल्टी निकलती है अगर मतलब बनाना डाइजेस्ट नहीं होता। पर जिनको हो जाता है तो बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो पूरे 12 महीने अवेलेबल होते हैं, तो बाकी खा सकते हैं। तो मतलब विटामिन B3 इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में जा रही है। लेग्यूम में क्या एग्जाम्पल आएंगे? पल्सेस आ गई, ग्राम्स आ गए, तो चने की दाल, वो जो भी चीजें आप खा रहे, पीज आ गए, मटर पनीर खा रहे हो, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। बाकी जो नॉन वेज खा रहे हैं, ऊपर कई फिश पसंद करते हैं, तो उनकी बॉडी में भी अगेन विटामिन B3 का एक रेगुलर सोर्स मिलेगा। डेफिशिएंसी कब होती है? जब फूड में ही डेफिशिएंट हो जाए विटामिन। आजकल हम जैसे प्रोसेस फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो ये विटामिन का जो नंबर है वो भी डिक्रीज कर गया है। डेफिशिएंसी से बस एक चीज याद रख लेना, पेलेग्रा में क्या होता है, ऐसे रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर, ये इंडिकेट करता है कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट पेलेग्रा। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप ही बता दो विटामिन D की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स बड़ी पॉपुलर है, हरियाणा के पेपर में आज भी पूछी जाती है। मैच द फॉलोइंग में विटामिन D। एक बारी विटामिन D का साइंटिफिक नेम पूछ लिया था, बड़ा इजी होता है। हड्डियां स्ट्रांग रहें, क्या इनटेक ठीक रखनी होती है? कैल्शियम, कैल्सीफिरोल है इसका नाम। तो मतलब ना भी पता हो तो एटलीस्ट रिकेट याद रख लेना। रिकेट, हड्डियां आपकी वीक होने लगती हैं तो आपको कैल्शियम चाहिए था, तो उसका तो नाम ही सुंदर है, कैल्सीफिरोल। ठीक है। विटामिन A की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, बड़ा पॉपुलर सा सवाल है, पूछ लेते हैं। के जो होती है ये हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो विटामिन K आ गया, तो ध्यान रखना इनको थोड़ा थोड़ा। E आ जाए फिर क्या, कहा? हाँ, इम्यूनिटी, एलर्जिक रिएक्शन, उससे प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी तरह से ध्यान रख लेना इनको। डार्क स्केली रैश, और जब सन के एक्सपोजर में भी आती है स्किन, तो कुछ ऐसी अपीयरेंस बननी शुरू हो जाती है। और ब्राइट रेड टंग हो जाती है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, दोनों ही प्रॉब्लम, आना और ना आना दोनों ही प्रॉब्लम्स रहेंगी यहाँ पे। और डिप्रेशन, हेडेक, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। वो आयोडीन की है, गोइटर बोलते हैं ना, नमक में क्या होना चाहिए? आयोडीन। जैसे लद्दाख वगैरह के लोग थे पहले, इनमें बड़ा ज्यादा होता था गोइटर। क्यों? क्योंकि पानी डायरेक्टली कहाँ से आया? ग्लेशियर से, तो उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते थे जैसे आयोडीन वगैरह। तो वो कैंपेन्स चलती हैं कि नमक के ही अंदर क्या एडिशन कर दी जाएगी? आयोडीन की, ताकि गोइटर में तो ऐसे फूल जाता है प्रॉपर। आपने एक आधा केस देखा होगा अपने एरियाज में भी, मैंने देखा हुआ है, काफी मतलब ऐसे स्वेलिंग आई रखती है। हाँ, डेंजरस होता है काफी। फटीग, थकान होती है, मेमोरी लॉस, हेल्यूसिनेशन। और इसमें 3Ds भी बोलते हैं इसको। 3Ds का मतलब है एक डर्मेटाइटिस, डर्मा, जब आप स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके जाते हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो एक तो स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशनाइटिस लिखा हुआ है, डायरिया आ गया, और डिमेंशिया, थोड़ा थोड़ा भूलना। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला वर्ड है, याद रखना। इसके अंडर आपने एल्जाइमर वगैरह भी पढ़ा था, पार्किंसन पढ़ा था, बड़े सारी डिजीज आ जाती हैं, तो ये अम्ब्रेला टर्म है डिमेंशिया। शुरू में जब डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं तो डिमेंशिया वर्ड ही यूज करते हैं, फिर बाद में स्क्रीनिंग और ज्यादा करनी पड़ती है, तब जाके डायग्नोसिस होती है कि डिमेंशिया के अंडर भी कौन से वाली प्रॉब्लम है। एंड एक NAXT, ये बस जीन है एक, इतना याद रख लो। ये वो जीन है जो NADP और NAD की प्रॉपर तरह से सिंथेसिस होती रहे बॉडी के अंदर, उसको प्रमोट करता है। तो इसकी भी डेफिशिएंसी तब होती है जब किसकी डेफिशिएंसी हुई होती है? नाइसिन की, B3 की। अब देखो, नाइसिन N से शुरू हो रहे हैं, NADP वो भी कहां से शुरू हो रहे हैं? N से। तो बस ऐसे याद रख लेना, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म वगैरह आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ये मेडिकल वाली फील्ड में ज्यादा रेलिवेंट रहती है। बाकी एनर्जी प्रोडक्शन, सेल सर्वाइवल और DNA की क्रिएशन, रिपेयरिंग, सारा काम ये विटामिन B3, मतलब पूरा सिस्टम एक साइकिल में चल रहा है। विटामिन B3, उसका कोएंजाइम, वो सारे रेगुलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। कहाँ पे? राइबोसोमल RNA आ गया, जो ट्रिप्टोफैन से फिर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा विटामिन B3 की। तो ये साइकिल में चल रहा है सारा। एक भी डेफिशिएंट होता है तो दूसरी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ सकते हैं। बाकी न्यूरोमेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं अगर NAXT जीन की कमी हो जाए। कैसे होंगे जेनेटिक डिसऑर्डर? और ये रेयर होता है, क्योंकि विटामिन B3 देखा आपने नेचुरली अवेलेबल है काफी सारे फूड आइटम्स के अंदर। रेयर तब होगा फूड की अवेलेबिलिटी ही प्रेजेंट नहीं थी, या शायद आपने बहुत ज्यादा जंक खाया, बचपन में कहीं खाना शुरू कर देते हैं, उस केस में DNA डैमेज करेगा, वो रिपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि विटामिन B3 की इंटेक नहीं थी। तो ये वाला जो न्यूरो मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये बहुत कम होता है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल भी याद आया मुझे, जैसे ब्रेन होता है ना, ब्रेन में आपने न्यूरॉन्स का क्लस्टर ठीक ठाक पढ़ा होगा, नर्व सेल्स भी आप बोलते हैं, और साथ में ये भी बोला जाता है कि जो न्यूरॉन्स हैं जितनी मिली होती हैं उतनी रहती हैं, उनका नंबर आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो फिर कई बार चोट लगती है तो फिर वो रिपेयर कैसे होता है? वेरी गुड, ग्लियल सेल। दो तरह के सेल्स होते हैं, हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं जब साइंस के लेक्चर होते हैं। तो जब चोट लगती है ना, 95% आपके पास नर्व सेल्स हैं, 5% ग्लियल सेल्स होते हैं। तो अगर छोटी मोटी इंजरी हुई है, ये फटाफट डिवाइड कर जाते हैं, तो हीलिंग में ग्लियल सेल्स हेल्प करते हैं। क्योंकि न्यूरॉन के अंदर तो वो जो आपने एक
छोटी सी डिवीजन वाली फॉर्म पड़ी थी। सेल डिवीजन को कौन इंड्यूस करता है? सेल डिवीजन होती है ना एनिमल्स में भी। एक साइटोकाइनिन भी आपने पढ़ा था, तो वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी होता है। एस्टर फॉर्मेशन वो करता था, फिर सेल की डिवीजन होती थी। चलो, प्लांट के अंदर पोलर बॉडीज होती हैं एक्चुअल में जो डिवाइड, वेरी गुड, सेंट्रियोल, सी फॉर सेंट्रियोल, सी फॉर सेल डिवीजन। तो वो डिवाइड वो होता ही नहीं है न्यूरॉन के अंदर, तो वो सेल डिवाइड ही नहीं करेगा। पोलर बॉडी पी फॉर प्लांट, पी फॉर पोलर बॉडी, ऐसे याद रख लेना। वो प्लांट्स के अंदर डिवाइड करवाते हैं। हार्मोन तो आ गया ना, साइटिकाइन, कल ही पढ़ा था मेरे ख्याल से ये वाला तो, साइटोकाइनिन। तो ये याद रखना, ये ग्लियल सेल्स होते हैं जो रिपेयर में हेल्प करते हैं। तभी जब ज्यादा इंजरी होती है तो सीधी या तो कोमा या फिर डेथ हो जाती है पर्सन की, क्योंकि वो 5% वहां पे काम नहीं कर पाते अपने। तो मतलब सारी चीजें बॉडी के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और कई बार फीवर रिलेटेड इलनेस भी होती है, और बच्चों को शुरुआत में अगर इसकी कमी होती है तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं। न्यूरो मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, न्यूरॉन्स जो होंगी वो प्रॉपर्ली फॉर्म, ये इन्फेंट के आसपास ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इन्फेंट मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल रिग्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। ये इन्फेंट वाली स्टेज में बताई सारी, ये वाली जो प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि जीन तो डेफिशिएंट पहले से हो जाएगा ना, जब वो वूम में था, तो ये प्रॉब्लम तब से ही शुरू हो जाती है। बाकी न्यूरो डिजनरेशन, न्यूरॉन जितनी मिली हुई थी वो भी डिजनरेट करना शुरू कर देती है, और रिप्लेस है नहीं इसका। क्लिनिकल फीचर, लिथार्जी होता है, हाइपोटोनिया, लो मसल टोन, मसल बोलते हैं ना कि तेरी तो हड्डियां निकली हुई हैं, तो वो मसल टोन कम होता है, हाइपोटोनिया वाली कंडीशन आती है। इरिटेशन होती है। गेट पैटर्न क्या होता है? चलने का तरीका सभी का अलग होता है, यूनिक माना जाता है। तो जो गेट अटेक्सिया है, मतलब आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा बॉडी का, वो जो मसल होंगी काफी वीक होंगी, तो गेट अटेक्सिया भी हो सकता है। फनेटिक चले जाएंगे, बोलने की जो कैपेबिलिटी है। मूवमेंट डिसऑर्डर रहेंगे, सीजर हो सकते हैं। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, वो जो आई की मूवमेंट होती है तो वो मसल स्टक कर जाता है, तो आंखें प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाती। और हियरिंग लॉस, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे आएंगी। नेक्स्ट, रीसेंट डिस्कवरी क्या करी गई, क्यों ये इतना ज्यादा न्यूज में आया? तो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करा है कि जो विटामिन B3 है उसकी सप्लीमेंटेशन अगर माइस के अंदर करी जाए, तो वो जो आपने भी देखा ना, न्यूरो मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, NAXD जीन की जो डेफिशिएंसी हुई थी, उसकी वजह से वो डिसऑर्डर हुआ था बच्चों के अंदर, वो ठीक करा जा सकता है। तो सप्लीमेंटेशन को यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताया गया है। अब सप्लीमेंट कौन लेगा उस टाइम पे? मदर ही लेगी, जब बेबी वूम के अंदर होगा, तो उस सप्लीमेंटेशन की बात करी गई है। और फिर फर्दर वो जो NAXD जीन था, वो NAD NADPH बनाने में भी हेल्प कर रहा था, तो वो भी खुद ही सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। सारा जुड़ा हुआ है, अगेन वही चीजें आ गई। तो NAXD जीन, जितने भी आपके एंजाइम है बॉडी के अंदर, वो भी कोई जीन ही बना रहा है। जैसे आंख का कलर ब्लैक, वही नॉर्मल सा एग्जांपल। आपकी हाइट ज्यादा है, कम है, जीन अगेन रिस्पॉन्सिबल है। वैसे NAD को कौन बनाएगा? वो भी बैक एंड पे कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था रेयर न्यूरो मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे बोला कि अगर सप्लीमेंटेशन विटामिन B3 की, माइस के अंदर ही करते हैं ना पहले परफॉर्म, जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे आई से सैंपल भी निकालते हैं उनके पकड़ के पूरा, तो वहां भी ये स्टडी हुई, सप्लीमेंटेशन इसमें हेल्प आउट कर सकती है।